सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। ज़ैंग माओकाई चीन के सूबे शांशी का सीनियर तरीन सियासतदान और सूबे शांशी की मुकन्नना का चंद हफ्ते पहले तक हिस्सा था। वो 1974 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बना। ज़ैंग सूबाई पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी का वाइस चेयरमैन भी रहा। 2008 से 2012 तक वो शांशी सूबे के शहर जिनचैंग की शहरी कमेटी का सेक्रेटरी था। वो 1977 से 2019 तक कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्तलिफ 12 ओहदों पर फाइज रहा। ज़ैंग पर रिश्वत लेने, कीमती तहफ़ लेने, अपने ओहदे का इस्तेमाल करके दूसरों को फायदा पहुंचाने और प्राइवेट कंपनियों के मालिकान से फायदा उठाने का इल्जाम लगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमीशन और कौमी सुपरवाइजरी कमीशन ने इस साल मार्च में उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे पार्टी के 8 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 20 जून 2019 को पार्टी से निकाल दिया। ज़ैंग की अपनी पार्टी से 45 साल की वाबस्तगी थी, लेकिन उसकी पार्टी ने उसूलों को उस पर नहीं बल्कि उसकी 45 साला रफाकत की परवाह किए बगैर उसे पार्टी के उसूलों पर कुर्बान कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के इंज़बाती इदारे ने कहा कि ज़ैंग ने दौरान तफ्तीश ये अखलाकी जुर्रत क्यों ना दिखाई कि वो ईमानदारी से अपने जराइम का एतराफ़ करता। उसने साफ और शफाफ अंदाज़ हुक्मरानी के उसूलों को पामाल किया। लिहाजा जुलाई 2019 में कौमी सुपरवाइजरी कमीशन ने उसके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके इस्तगासा को भिजवा दी। अदालत में कार्रवाई का आगाज हुआ और बिलाखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर तरीन रुकन और 45 साल की रफाकत रखने वाले ज़ैंग माओकाई को चंद रोज पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो उसके गैर कानूनी असासे भाग के सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। ज़ैंग माओकाई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ना तो ज़ैंग, ना उसकी जमात, ना उसके दोस्त, ना उसके रिश्तेदार, ना उसके इत्तेहादी, ना उसके अहले इलाका ये जुर्रत कर सके कि वो चीन के निज़ाम इंसाफ और चीन की फौज या चीन की अदलिया का तमस्खुर उड़ा सकें और विक्ट्री का निशान बना सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जहां जिसको गिरफ्तार किया जाता है वो पहले तो उसको विंडिक्टिव जस्टिस कहता था, उसके बाद जिसको गिरफ्तार किया जाता था वो अपनी गिरफ्तारी पर फौज, अदलिया और रियासत के दीगर इदारों पर दुश्मनाम तुराजी करता था, और अब जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो कश्मीर जैसे नाजुक मसले को और कश्मीरियों को अपनी गिरफ्तारियों और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सियासी और दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पे। जनरल साहब का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर आईन कानून है, साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ खान साहब सीनियर एंकर पर्सन है और गुज़श्ता 2 दहाइयों का साफ़ी तजुर्बा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। फैसल अजीज़ खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ, ये क्या हम गुज़श्ता 3 दिन से जो रविश देख रहे हैं कि अब पहले ये कहते थे जी ये फौज कर रही है, अदलिया कर रही है, सिलेक्टेड कर रहा है, फलां कर रहा है, अब ये कहते हैं कि जी ये कश्मीर का चूँकि सौदा कर दिया हुकूमत ने इसलिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है, अफसोस की बात है, और जो असल बात है कि वो जो करोड़ों रुपए की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो आपने शेयर्स ख़रीदे हैं, उस शेयर्स की बाबत तो आप बात नहीं कर रहे, लेकिन कश्मीर का इतना सेंसिटिव इशू है। आप देखिएगा कि ये पिछले 4-5 रोज़ में मरियम बीबी ने जो ट्वीट्स किए हैं वहाँ पे अगर बात की जाए तो वो माँ सिवाय अपनी हुकूमत की डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ बातें करती रहीं। वो ये कहती रही कि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। उनके मुंह से ये बात नहीं निकली कि ये मोदी ने जो एक पूरी डेमोग्राफिक एक चेंज लाने की बात की है,
पूरी दुनिया का नक्शा हटाना चाह रहा है। पाकिस्तान की शहर कश्मीर के ऊपर उसने जो हमला किया है उस बारे में उन्होंने बात नहीं की। तो बात यही है कि जनाब वो हम अगर 28 जुलाई से चलते हैं और बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी शायद ये वो वक्त था कि कौमी यकजहती की ज़रूरत थी, ये जो मरियम बीबी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, कुछ अरसा रुक जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये कौमी यकजहती की बात देखेंगे तो हमें 28 जुलाई को नज़र आई कि कौमी यकजहती जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो ये अदारों को किस तरीके से मलाइन करते हैं, ये किस तरीके से कौमी यकजहती में कहते हैं कि अदलिया के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और ये फ़ैसले कहीं और से आ रहे हैं। फिर कौमी यकजहती की बात होती है कि जब हम देखते हैं कि उसके बाद जब दूसरा फेज़ आता है, इनको जब सज़ाएं होती हैं और ये लैंड करते हैं तब भी यही बातें होती हैं। उसके बाद वो जो वीडियोस आ जाती हैं वहाँ पे क्या बात होती है, वहाँ पे बात ये होती है कौमी यकजहती के अदारों के बारे में आप कहते हैं कि हमारे पास आपकी वीडियोस है और हम सुप्रीम कोर्ट और आज भी मरियम साहिबा ने ये बात की, आला अदलिया को ब्लैकमेल करने की बात होती है, ये कौमी यकजहती है। उसके बाद क्या होता है, हासिल बसिंजो का इलेक्शन आ जाता है और वो जैसे ही हारता है तो वो क्या बात कर देता है, वो ये बात कर देता है कि जनाब जनरल फैज़ की वजह से ये कौमी यकजहती की बात है। उसके बाद अगर हम देखते हैं हालिया कश्मीर के इशू पे, तो कश्मीर के इशू पे भी आपको यही नज़र आ रहा है। बात यह है कि जनाब हमारे मुल्क में अब इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास अपने मनी ट्रेल्स नहीं हैं, इनके पास। और इसमें जो मैं बात करूंगा कि हमारा जो मीडिया इसमें रोल प्ले कर रहा है दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वो ये तासुर देना चाह रहा है कि शायद ये कोई एक तरफा फिर दोबारा से क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा और एक ख़ास मखसूस पार्टीज़ के लिए हो रहा है। मीडिया में भी एक मखसूस टोला है जो ये टोला है वो ये दे रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादती की बात है। देखिए आपने अरेस्ट किसको किया है, आपने अरेस्ट एक कन्विक्ट खातून को किया है जो ऑलरेडी सज़ा याफ्ता है, जिसके खिलाफ 7 साल की सज़ा हुई है और जो नाअहल है सियासत करने से, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से, उसको नाअहली बरकरार है अभी तक, उसको आपने अरेस्ट किया है। अरेस्ट किस लिए किया है कि नैब आपको बुलाती है, आपसे पूछती है कि जनाब ये जो आपके पास शेयर्स की ट्रांसफर्स हो रही हैं और ये जो अरबों रुपए के जो शेयर्स आपको फॉरेन नेशनल्स दे रहे हैं, इस बाबत हमें जवाब दे दीजिए। और जवाब क्या आ जाता है, जवाब ये आता है मेजर शेयर होल्डर हैं वो चौधरी शुगर एग्जैक्टली और जवाब ये आता है कि जनाब मेरे इल्म में नहीं। नायब उन्हें दोबारा कहती है 8 तारीख तक अपने इल्म में इजाफा कीजिए और तशरीफ ले आइए और जवाबात दे दीजिए। आने की बजाय वो 8 तारीख को वो कोई अपना खाना शाना लेके जेल की तरफ चली जाती हैं और यहाँ नहीं आती। अब बात यह है कि जब आपसे ये किसी भी मुलजिम से कोई भी तफ्तीशी इदारा ये पूछेगा कि जनाब इसका जवाब दीजिए, ये लाखों और डॉलर्स का, करोड़ों डॉलर्स का, और अगर वो सिंपली ये कह दे कि मेरे इल्म में नहीं, तो फिर तफ्तीशी अदारे के पास एक ही रास्ता होता है, वो कहता है अगर आपके इल्म में नहीं तो आप यहाँ तशरीफ रखिए, यू आर अंडर अरेस्ट, हम आपके इल्म में ले आते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, हम आपसे इंटेरोगेशन करेंगे और फिर आप अदालत में जाके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, अपना डिफेंस भी दे दीजिएगा और हम आपके खिलाफ केस है। तो ये वो वजूहात हैं कि जो कि जिससे इन्हें गिरफ्तार किया गया। जिससे फैसल अजीज खान साहब, डेली मेल चीन जो कि चीन का मारूफ अखबार है, उसके मुताबिक चीन के दुनिया के 23 ममालिक या 23 अकवाम के साथ कोई ना कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। पाकिस्तान का सिर्फ भारत के साथ एक मसला है, लेकिन जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है चीन में, किसी में यह जुर्रत नहीं होती कि वो चीन के उन नाजुक मसाइल को जो उसके इंटरनेशनल बॉर्डर या उसके बाकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, वो उनको एक्सप्लॉइट करे और अपने हक में हमदर्दी पैदा करने की कोशिश। ये कितनी शर्मनाक सियासत हम देख रहे हैं 2 दिन से कि गिरफ्तारियां पहले जो होती थी उसके लिए कोई और जवाब था, अब उसको छोड़ के अब कश्मीर और निहत्ते कश्मीरियों के खून को का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मीर अब्बास, अफसोसनाक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत की जो रिट है वो हुकूमत की रिट चैलेंज होना हुकूमत की कमज़ोरी है। और एक बार नहीं, कई बार मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, उनके रहनुमा हुकूमत को चैलेंज करते रहे हैं, हुकूमती वफाकी इदारे जो हैं उनको चैलेंज करते रहे हैं। हमने देखा लाहौर के अंदर गिरफ्तारी के लिए नैब गई और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार होने नहीं दिया, मतलब गिरफ्तारी हो ही नहीं सकी और लोग सामने खड़े हो गए। तो जहां आपके मुल्क में कौमी इदारों के अंदर हुकूमती रिट, उनकी जो रिट कायम नहीं होगी, तो वहाँ ये तमाम चेहरे देखने को मिलते हैं। साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ एक ऐसा एक रिवायत सी बना दी है कि जब किसी से उससे पूछो कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, मनी ट्रेल दे दो, तो वो अदलिया के ऊपर तोहमत लगाना शुरू करते हैं, वो फ़ौज पे हमले शुरू कर देते हैं, वो उन चीज़ों का जवाब नहीं देते, उनसे पूछा जा रहा है,
وہ جواباً جو ہے وہ دوسرے راستے اپناتے ہیں. اور یہی ماڈل آج ہم نے دیکھا کشمیر والے معاملے کے اندر سیم سچویشن ہے, سیم صورتحال ہے, جہاں حکومت کی رٹ یا اداروں کی رٹ قائم ہو رہی ہے, گرفتاری جس طرح کشمیر کے لیے جو چیز ہو رہی ہے, قوم بھی کھڑی ہے, پارلیمنٹ بھی کھڑا ہوا ہے, فوج بھی کھڑی ہوئی ہے, یونو سے بھی تمام چیزیں آ گئی, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن بار بار برابری جو ہے نا, سب کے لیے ایک جیسی برابری اس کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں. سب کے لیے ایک جیسی برابری اس کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں. حکومت کی رٹ, قومی اداروں کی رٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم یہ تمام چیزیں نہیں کر پائیں گے. اور آج اگر ہم یہ تسلی کر لیں کہ نہیں کشمیر کو ڈیل کرتے ہیں, ان چوروں کو بعد میں پکڑیں گے, تو پھر اس طرح سسٹم کیسے چلے گا؟ سسٹم نہیں چل سکتا. سسٹم کے لیے حکومت کے رٹ کا مضبوط ہونا, فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے. جنرل صاحب, اگر مریم صاحبہ کو گرفتار نہ کریں, مفتاح اسماعیل صاحب کو چھوڑ دیا جائے, نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیا جائے, خواجہ برادران کو چھوڑ دیا جائے, تو کیا یہ آرٹیکل 370 35A یہ انڈو ہو جائے گا اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا اسی شام سے؟ دیکھیے میرے پاس بات یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, لیکن انہوں نے اس ملک کا سسٹم, ادارے, ہر چیز برباد کر دیا. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنا نقصان ہونا ہے. اب ان کا پکڑے جانا یا سزائیں نہ دینا, اگر وہ کسی مسئلے کی وجہ سے کمپرومائز ہو جاتا ہے, وہ بے شک بیرونی آپ کے مسئلے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ نے اس ملک کے ادارے, اس کا نظام درست کرنا ہے, تو یہ مافیا جو ہے اس کا پہلے تلا کما کرنا بہت ضروری ہے. یہ چلائیں گے, شور مچائیں گے اور ہر طرح کے بہانے ڈھیلے یہ کر کے آپ کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس ہے, یہ رکنا نہیں چاہیے. اصل ہوا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پورے وقت میں دو چیزیں ہوئی. ایک تو پیسہ بے پناہ چلا گیا ان کرپٹ لوگوں کے پاس, اور آج ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے پیسے کے لحاظ سے کہ یہ ہم ملک کے ہر ادارے کو, ہر انڈیویجول کو, پورے سسٹم کو چاہیں تو خرید سکتے ہیں. اور یہی جو آپ دیشوں میں آپ کے لوگ نظر آتے ہیں, ان کے ضمیر مار کے رکھ دیے انہوں نے پیسوں کے ذریعے. ورنہ کسی کی ضرورت ہے اگر اکیلا یہ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں اور لوگوں کے پکڑ کے انہوں نے ضمیر اور ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کے, تو ان کو ایک ایسے کام پہ لگا دیا جہاں وہ تیرے جانسار بے شمار جو نعرے لگاتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ پیسہ ہی ایک ایسی چیز جو ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اس نے پورے ملک کو, پورے ملک کی سیکورٹی کو داؤ پہ لگا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو نہ صرف ایک ڈٹرمینیشن شو کرنا ہوگا, بلکہ اس کو چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرے کہ جناب کوئی اچھے جج لگائیں نیچے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی ارجنسی ان کے ساتھ ہو کہ وہ جلدی کیسز کا فیصلہ کریں. یہ چھوٹ جائیں گے 4-5 سال گزار کے. آپ دیکھیے کیا حشر ہے اس کا راجہ پرویز اشرف کے کیس کا, اور کیا حشر ہے یوسف زئی گیلانی کے کیس کا. سر 7 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے دونوں کے کیسز کا. اصل دکھ یہاں پہ ہے. اور میں کیوں عدالت کی بات کر رہا ہوں, جج ارشد ملک کے کیس میں یہ تو اپنی طرف سے بلیک میل کر رہے تھے ان کو اور اداروں کو, لیکن اس چیز نے وعدے کر دیا ہے کہ ججوں کو پیسے یہ لگاتے ہیں. یہ جو چیز سامنے آئی ہے, یہ سارے جج برے نہیں ہوں گے, سارے لوگ خراب نہیں ہوں گے, لیکن ایک جج کے اس کام کی وجہ سے یہ سسٹم مشکوک ہو گیا ہے. صحیح. اور جب پیسہ بے پناہ ہے کسی کے پاس اور وہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے, تو آپ کو شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہ نہ ہو کہ 4-5 سال گزر جائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو کسی کو بھی سزا نہ ہوئی ہو. جو تماشا اب لگا ہوا ہے, روزانہ ایک انکوائری کھلتی ہے, جو بند کر دو, ضمانت ہو گئی, پروڈکشن آرڈر آ گیا, یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں. سزا کسی کو نہیں. صحیح. اور سزا بڑا ایک پلان طریقے سے یہ سارا قصہ طول پکڑتا ہے, پھر یا تو حکومت آ جائے گی انہی لوگوں کی, یا پھر کوئی اور جج ادھر ادھر ہو جائیں گے, یا پیسہ کام کر جائے گا. نتیجہ یہ کہ سزائیں نہیں ہوگی. اس پہلو کے اوپر میرا خیال ہے حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ سارا تماشا, یہ سارا ڈرامہ جو روز بہانے بازی ہوتی ہے کہ یہ کشمیر کی وجہ سے یہ ہے, یا فوج نے کرا دیا, یا کسی اور نے, یہ ختم ہو جائے گا اگر سزائیں ہو جائیں. بالکل. ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, لیکن سزاؤں کا نہ ہونا اور سال سال چیزوں کا لٹکے رہنا,
ये वो मुसीबत है जो आप भुगत रहे हैं और आपको तमाशा नजर आ रहा है। बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया कि अगर आप लोगों को इस तरह आज़ाद छोड़ देंगे तो वो इदारों को बुली नहीं करेंगे, इदारों पर बैशिंग नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने कल भी एक बात कही थी, आज फिर उन्होंने एक बात कही। एक तरफ कश्मीर का जवाब इस्तारा है और दूसरी तरफ चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बात की जा रही है। दिखाएं जरा जरदारी साहब ने आज क्या फरमाया। बड़ा सख्त लहजे में कल हुकूमत को जो है ऐवान में ललकारा। उससे पहले मैं करता रहा, मैंने आज भी कहा कि ये जाती है और इनकी भी माएँ बहनें, इनको सोचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं सोचता, उसको अपने न बच्चों की परवाह है, न बीवी की परवाह है, न किसी और की परवाह है, मगर दूसरों को सोचना चाहिए, उनकी भी माएँ बहनें। राजा साहब, मुल्जिम है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, हत्ता कि जुवेनाइल मुल्जिम भी तो होते हैं ना, जो 18 साल से कम उम्र मुल्जिम होते हैं वो भी मुल्जिम होते हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखता हो। ये मरियम साहिबा की गिरफ्तारी के ऊपर ये इस किस्म के जज्बात लोगों के उभारना कि माएँ बहनें बेटियाँ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, ये जो पॉलिटिशियन के पास एक टूल होता है कि वो नैरेटिव बनाता है और वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं हो रहा कल परसों से। देखिए, ये माएँ बहनें जब इनकी अपनी आ जाती हैं ना, एक तरफ इनकी अपनी बहन है, इधर इनके मरियम है, तो तब इनको माएँ बहनें याद आ रही हैं। वो 8 लाख के करीब माएँ बहनें 80,000 जेलों में बैठी हुई हैं, वो किसी की माएँ बहनें नहीं हैं क्या? आप ज़रा जेल में जाके ख़वातीन का वार्ड देखिए, वो माएँ बहनें नहीं हैं। रोज़ अरेस्ट होती हैं, एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती हैं, दूसरी जगह पे अरेस्ट होती हैं। इवन आप देखिए कि कोई चोरी की छोटी सी चीज़ में किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो माएँ बहनें नहीं हैं। अगर आपको इतना ही माएँ बहनों का था तो 10 साल में आप अपने कानून में लिख देते कि जनाब माओ बहनों को इस मुल्क में एक लाइसेंस दिया जाता है कि वो अपने नाम पे बेनामी अकाउंट्स भी खोल सकती हैं। सॉरी, अगर इन्होंने ये लिखना होता तो ये भी अपनी माओ बहनों के बारे में लिखते, अवाम की माओ बहनों के बारे में ना लिखते। तो फिर उनको वहाँ पे इनका मुंह खामोश होता है कि जनाब ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ फिर माए बहनों को बैरून मुल्क भगा दिया जाता है, और फिर उनके पास जो करोड़ों अरबों रुपए की, उनको शायद इल्म भी ना हो, लेकिन यही लोग होते हैं कि अपनी माए बहनों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। अगर मरियम कहती है कि मुझे नहीं पता, अब्बास से पूछें या नवाज शरीफ से पूछें, तो और अब्बास बेचारा, यूसुफ अब्बास कहता है कि जितने पैसे आते थे मैं तो मरियम को देता था। हाँ, तो अब माओ बहनों को जिनका ये कहना होता है कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उन्हीं माओ बहनों की जब अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं तो कानून फिर ये नहीं देखता कि जनाब यहाँ पे कोई जेंडर किसी किस्म की तफरीक है। कानून के लिए एक एक्यूज्ड होता है और एक्यूज्ड में मेल फीमेल एक ही तरीके से उस पर काम किया जाता है। बात बड़ी सिंपल है अमीर अब्बास, ये माँ बहनें और ये बकवास, ये बातें करने का इनको क्या ज़रूरत है? इसलिए कि ये वो जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब ये है कि जनाब ये पैसे का जवाब दीजिए ना। आपसे पूछा जा रहा है कि ये अरबों रुपयों का जवाब दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जनाब आपकी इतनी खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर नैब भी जो उनसे है, ज़रा पिछली दफ़ा जब फरियाल तालपुर का था तो फिर कानून में ये जो उन्होंने खुद एक डिस्क्रिमिनेशन की कि जनाब कहीं तो आप एक फैसिलिटी दे देते हैं, कभी आप कहते हैं कि आपके घर को सब जेल डिक्लेयर किया जा रहा है, और वही जावेद इकबाल ने कहा कि जी हम तो पता नहीं तकद्दुस की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें नैब को भी नहीं करनी चाहिए। अगर कानून सब के लिए एक है तो फिर ये चीज़ें नहीं है। आप रिमांड लेते हैं, अपनी कस्टडी में रखिए, आपके पास ख़वातीन के अलहदा सेल्स हैं, उसमें आप रखें। और इसके बाद आवाम को ये समझना चाहिए कि हम इन लोगों की ये बातें क्यों कर सुनते हैं कि जनाब ये माएँ बहनें और ये कश्मीर, हमें क्या नहीं इल्म कि अरबों रुपए अब इन्हें नजर आ रहा है। बल्कि राजा साहब, इनकी इन बातों से तो आवाम को और इनका असल चेहरा पहचानना चाहिए कि इनकी अपनी माएँ बहनें जब आती हैं तो इनको कितनी तकलीफ हो रही है। हमारी माँ बहनों के साथ क्या होता है? आवाम पहचान रही है। अभी इन्हें तो कल को मैं वो देख रहा था कि वो खुर्शीद शाह जिसके 500 अरब की बेनामी और पता नहीं किन माओ बहनों और किन लोगों के नाम पे वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ अनर्थ हो रही हैं। तो ये वो तकालीफ हैं जो इन्हें आगे नज़र आ रही हैं और इन्हें परेशानी का सबब हो रहा है कि जनाब अब ये चीज़ें जो उनसी हैं, ये अगर माओ बहनों की बात होनी थी तो ये बीबी के बारे में क्या कुछ इसी नवाज शरीफ वालों ने क्या कुछ नहीं किया था उस वक्त। एक ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। माओ बहनों पर भी बात करते हैं और माओ बहनों के जो भाई बेटे बाप हैं उन पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل عزیز خان صاحب, پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیاست کرنے کا حق ہے, انہیں پارلیمنٹ کا حصہ بننے کا حق ہے, الیکشن لڑنے کا انہیں حق ہے, انہیں پاکستان کی وزیراعظم بننے کا حق ہے, انہیں لوگوں کو سڑکوں پر لانے کا حق ہے, انہیں چودھری شوگر مل اور آف شور کمپنیاں بنانے اور ان معاملات کا حق ہے. اس کے علاوہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹی ٹی کے ذریعے سے پیسے منگوائیں, ٹی ٹی کے ذریعے سے پیسے بھجوائیں. لیکن فیصل عزیز صاحب, پاکستان کے سیاسی اشرافیہ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے سوال کرنے کا ریاست کو حق نہیں ہے, ان کے پاس ہر حق ہے. امیر عباس, کیا یہ سوچ لیا جائے, یہ طے کر لیا جائے کہ جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, چونکہ کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے, پوری قوم کی یکجہتی کی ضرورت ہے, تو چوروں ڈاکوؤں کو نہ پکڑا جائے, ان کے لیے ایک ریلیکسیشن کر دیا جائے. ویسے بھی ہمارے یہاں ڈوئل ٹرپل سسٹم ہے, ان کو اس دور کے اندر بھی ریلیکسیشن مل رہی ہے. تو کیا یہ طے کر لیا جائے کہ ہم بالکل بھی کسی سے سوال نہیں کریں گے, انڈیا کا سامنا کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اس لیے چور ڈاکو ان کی مائیں بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ادارہ ان سے پوچھ گچھ نہ کرے, کوئی ان کی طرف نہ جائے, ان سے متعلق کوئی اگر سوال نامہ بھیجا جائے جواب نہ آئے تو ان کی طرف پوچھا نہ جائے. کیا اگر ہم نے یہ طے کرنا ہے تو کیا اس طرح سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ جو آپ نے بات کی, میرا خیال ہے سب لوگ, پوری قوم یہ چاہتی ہے یہ مائیں بہنیں ان کے نام پر جو پراپرٹیز ہیں, جائیدادیں ہیں, یہ پوچھا جائے انہوں نے کیسے بنائی, اور یہ مائیں بہنیں جو ہیں وہ کیا جیلوں کے اندر اور ان کے ساتھ برابری نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ وہی توقع رکھنی چاہیے پوری قوم کو کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم حکومتی ریٹ, اداروں کے ریٹ سب کے لیے برابر نہیں کریں گے اور ہر وقت ہر صورت میں ویسے برابر نہیں کریں گے, ہم ریزلٹس نہیں لے سکتے. یہاں ماؤں بہنوں والا سوال کھڑا ہی نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں پچھلے 48 گھنٹے میں زرداری صاحب نے, صدر مملکت جناب پروفیسر ڈاکٹر آصف علی خان زرداری صاحب نے جو بیانات دیے ہیں اس پہ ان کا مذاق اڑا ہے. مسلسل وہ جو گفتگو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, لوگ ہنس رہے ہیں ان کی گفتگو پہ, پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں ہندوستان سے لوگ ایسے آ گئے تھے یہاں پر, لوگ ان کی باتوں پہ ہنس رہے ہیں. سر سید احمد خان کی جو کوششیں, کاوشیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں, کاوشیں, انہوں نے ان کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں. یہاں پر یہ والی بات, ماؤں بہنیں والی بات, وہ بھائی ان کے نام پہ پراپرٹیز ہیں, دبئی کے اندر ان کے نام پہ پراپرٹیز ہیں, امریکہ میں ان کے نام پراپرٹیز ہیں, لنڈن میں ان کے خلاف یہاں ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بن کے اور ڈی فیکٹو چیف منسٹر بن کے مائیں بہنیں کام کرتی رہی ہیں. ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ جب وہ سیاست میں آئی ان کے پاس پیسہ کیا تھا؟ ان کے ابا کا کون سا کارخانہ تھا؟ ان کے پاس کون سی پراپرٹی تھی؟ یہ قوم کا حق ہے پوچھنا. اور آج اگر عمران خان کی حکومت کے اندر قومی ادارے بھرپور انداز کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہر ادارہ پوچھ رہا ہے تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. اور اس وقت زرداری صاحب کو کہنا چاہیے سینہ کھول کر کہ ہاں میں زرداری ہوں, میں سیاست سے پہلے یہ تھا, سیاست کے بعد میں یہ ہوں, میری یہ پراپرٹی تھی, حاکم علی زرداری صاحب کی یہ پراپرٹی تھی, میری بہنوں کی یہ پراپرٹی تھی, میری یہ پراپرٹی تھی, میرے بچوں کی یہ پراپرٹی ہے, اور وہ لا کے ڈاکیومنٹ سامنے رکھے سب کے. یہ ہوتی ہے بہادری. یہ تھوڑی ہے بہادری کہ اگر سوال پوچھا جائے تو فوراً یہ معاملہ لے کر آ جائے ماؤں بہنوں سے متعلق یہ ہو رہا ہے. قوم کو اس وقت بہادر لیڈرز کی ضرورت ہے اور ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو اپنے قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایس ایس سی پی کی ورکنگ, آج ہم دیکھ رہے ہیں ایف آئی اے کی ورکنگ, آج ہم دیکھ رہے ہیں نیب کی ورکنگ. ان اداروں کو تو پولیٹیکل ادارہ بنا دیا تھا اور ایسے ادارہ بنا دیا تھا کہ ان کو خالی آنکھیں دکھاؤ تو یہ واپس چلے جایا کرتے تھے. آج اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور سب کی ماؤں بہنوں کا احترام ہے, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کڑا جو آپ نے 60 کروڑ کا پہنا ہے, 60 کروڑ کا کڑا پہن کر اگر پاکستان سے باہر تشریف لے جا رہی ہیں تو یہ 60 کروڑ روپے کا کڑا آیا کہاں سے, اور یہ واپس جب آ رہی ہیں تو کڑا کیوں نہیں لے کر آئیں, وہ کڑا بیچا کہاں پر؟ تو یہ سوال ہونے چاہیے. بالکل صحیح. امجد شعیب صاحب, کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ پرائم منسٹر کو نام لیے بغیر, لیکن بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک لفظ بولا تھا. میں چاہوں گا ذرا سنوائیں وہ لفظ کیا انہوں نے بولا تھا, اور آج پھر بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرمندگی محسوس کرتے اور وہ اس لفظ کو واپس لیتے, انہوں نے اس لفظ کو واپس نہیں لیا. آپ سے کچھ دیر پہلے, ہمارے پروگرام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے, انہوں نے دوبارہ اس لفظ کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ پہلے خیر سن لیں ذرا, انہوں نے کہا کہ پھر اس پہ بات کریں. ایک اپوزیشن لیڈر کو, ایک اپوزیشن ممبران کو, ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. آپ اتنے بے غیرت ہو,
इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज तो मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगाए। जनरल साहब, बजाय ये कि वो शर्मिंदा होते और वो कहते कि चलें स्लिप ऑफ टंग हो गई, जज्बात की रौ में मैं बह गया, मरियम साहबा की हमदर्दी में मैं इतना आगे चला गया कि मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये कहने के बजाय उन्होंने आज दोबारा इस लफ्ज़ को दोहराया। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मैं बेगैरत ना कहूँ तो क्या कहूँ। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी है, अगर आप नहीं मानते तो वो बिलावल साहब से कम 34-35 साल उम्र में बड़ा भी है, कोई लिहाज नहीं किया इन्होंने। देखें मेरे पास ये चीज़ अभी सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ था कि बेगैरत तो ये है जिसकी माँ की तस्वीर फेंकी थी नून लीग वालों ने, मियाँ नवाज शरीफ ने इसी खातून के वालिद ने हवाई जहाज़ से फेंकवाई थी, तो गैरत इसमें होती तो ये इसको कुछ ख्याल आता कि माँ की तस्वीरें थी इस तरह फेंकवाई गई। तो वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये फैसला करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बेगैरत असल में है कौन। तो यहाँ तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है, जो मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि इन लोगों के फॉलोअर्स भी मौजूद हैं, या तो उनके सब के मफादात एक जैसे हैं। आपको याद होगा, अगर आप सोचें, हमारे बुज़ुर्ग भी और हमेशा बड़े लोग यही कहते हैं कि औलाद के मुंह में रिज़्क़ हलाल डालो। अगर आप अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल पे पालेंगे तो औलाद के लक्षण अच्छे होंगे, वो इंसान को दिल को एक इत्मीनान होता है। और अल्लाह ताला से जब आप दुआ करते हैं कि मेरे मालिक मेरे बच्चों को तू इज़्ज़त दे, अच्छी ज़िंदगी दे, इनको नेक बना, हदायत दे, तो ये उसके अंदर सबसे पहला नुक्ता ये होता है कि आपने क्या उनको रिज़्क़ हलाल पे पाला। अल्लाह से जो कुछ आप नेकियां मांग रहे हैं, उसके लिए हदायत मांग रहे हैं, आपने क्या किया था। तो ये वालिदैन की तरबियत होती है। वालिदैन खुद एहतियात करते हैं और तरबियत देते हैं कि आइंदा बच्चा जब बड़ा हो अपनी ज़िंदगी में तो वो ये काम ना करे जो मैंने नहीं किया, उसको मैंने रिज़्क़ हलाल पे पाला है, और उसको तरबियत ये दी जाए कि आगे वो अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल पे पाले। ये वो लोग हैं जो प्योरली हराम के रिज़्क़ पे पले हैं। यही इनकी महारत क्या है? इनकी महारत है मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी महारत है झूठ बोलना, इनकी महारत है पैसा बनाना, साजिशें करनी, जैसे वीडियोस, ब्लैकमेल। ये वो काम है जो इनको इनके माँ बाप ने जहाँ तरबियत दी है, जिस माहौल में ये खड़े हुए हैं, पले हैं। बदकिस्मती होगी इस मुल्क की अगर कभी इक़्तिदार इन लोगों के हाथ में चला जाए जिनकी महारत सिर्फ इन चीज़ों में है। वो आपको और देंगे क्या? आप सिर्फ मरियम नवाज का, या मरियम सफ्तर कहते हैं, उसका पूरा पिछले 1.5-2 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। उसने पैंतड़े बदले हैं, झूठ बोले हैं, उसने जाली डॉक्यूमेंट्स उसने फैब्रिकेटेड जमा कराई हैं, जायदादों के बारे में कागजात गलत बनाए हैं, अवाम को धोखा दिया है, वोट की इज्जत की कहीं बात की है, कहीं कुछ किया है। किसी चीज़ की रेलेवेंस है उस काम से या उस मनी ट्रेल से जो अदालत मांग रही है? सवाए झूठ के, फ्रेब के, जाली डॉक्यूमेंट्स के अलावा मुझे बताएं कि क्या इनके पल्ले था। ये बदकिस्मती है। जब मैं इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ करता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा एतराज़ यही होता है कि ये बदकिस्मत कौम है। अगर इनका इक़्तिदार भी इस कौम का इन लोगों के हाथ चला गया, सही है, तो ये कौम खुद अपनी आंखों से देख रही है, और आंखों से देखते हुए अगर जहर का प्याला पीना चाहती है तो वो तो बदकिस्मती है उस कौम की, वो करे। लेकिन जो लोग समझते हैं, जिनको अंदाज़ा है, जिनको पता है, जिनके मफादात इनसे नहीं जुड़े हुए, जो सिर्फ मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, उनका काम है कि अपने अवाम की आंखें खोलें, उनको बताएं कि ये कचरा आपके मुकद्दर नहीं है। इन लोगों के अंदर कोई और गुण नहीं है, कोई हुनर नहीं है। पैसे का अंबार है जिससे खरीदो फरोख्त होती है, और बाकी तरबियत सारी इस काम की है कि पैसा बनाना कैसे है, सही है, झूठ कैसे बोलने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे फैब्रिकेट करनी है। ये आप भी, हम सबको, कौम को इसका अदराक देना चाहिए ताकि वो इनके चुंगल से आज़ाद हों
ورنہ تو یہ اگر مسلط ہو جاتے ہیں تو نہ یہ ملک کی کوئی عزت رہنے دیں گے اور نہ ہی ملک کا کوئی حال رکھیں گے. جو اداروں میں حشر کیا ہوا ہے. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی, میں ایسی بربادی راجہ صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین ذرا اس پہ لے لوں. راجہ صاحب, جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کرپٹ چوروں کو بے لگام اور کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ وہی کچھ کریں گے جو گزشتہ 2 سالوں سے جب سے پینما آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس نے جہاں کرمنل کیسز کے حوالے سے ماڈل کورٹس بنائی ہیں اور وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی یعنی ملک کو لوٹنے سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہو سکتا. اس پہ ماڈل کورٹس کیوں نہیں بن سکتی تاکہ کیسز کو 1-1.5-2 مہینے کے اندر مکمل نمٹا دیا جائے؟ بالکل, جنرل صاحب نے یہ بالکل درست نشاندہی کی کہ اگر 7-7, 8-8 سال میں, اب میں خود ان کیسز کو دیکھ بھی رہا ہوں, رینٹل پارک کے کیسز ہوں, آئی پی پیز کے ہوں, کارکے کے ہوں, اگر آپ 1 to 10 کے اسکیل پہ دیکھیں کہ یقین کیجئے وہ ابھی تک سٹیج 2 پہ بھی نہیں آئے. 8 سٹیجز اس کی رہتی ہیں اور 8 سال بیت چکے ہیں. اور اگر یہی ان کیسز میں ہوا تو الٹیمیٹلی یہ کیسز بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یقیناً وہ ایک ماڈل کورٹس تو بنا رہے ہیں, وہ ماڈل کورٹس بنا رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہاں پہ کسی شخص کا کوئی قتل ہوا ہے یا کوئی کرمنل کیس ہے, لیکن یہاں تو پوری قوم کا قتل کیا ہوا ہے انہوں نے, معاشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنی بڑی لوٹ مار کی ہے. اور چیف جسٹس صاحب کا اپنا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں اور یہ جو چوری چکاری اور ڈکیتی اور یہ جو لوٹ مار ہے اس میں بہت سٹرکٹ ویو ہوگا. تو سٹرکٹ ویو کے لیے وہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں اس ملک کی تمام عدالتوں کے, تو میں سمجھتا ہوں انہیں ان ماڈل کورٹ سے زیادہ فوکس اس ماڈل پہ دینا چاہیے کہ اس ملک میں, کیونکہ انہی کی اپنی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے راہزنوں کی فکر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. آج ان کی اپنی راہبری میں بھی جو ریپر بن کر لوٹتے رہے, انہی کو انہوں نے ہی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اور یہ نہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ اپنے ایک روٹین کی پروسیس میں چلے جائیں. جب آپ ایک طرف ان کو کہتے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں, اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب گاڈ فادر ہیں, اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم, اگر یہ تمام باتیں آپ نے لکھی تو پھر آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم اس کو کسی بند گلی میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو اگر آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کو واقعی ایک بند گلی میں پھینک کے چلے جائیں گے تو پھر وہ جو ججمنٹ آپ کی ہے وہ پڑھنے کی حد تک تو صحیح ہے, لیکن پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہونا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. اور اس کا تقدس ایسے ہی پامال ہوتا رہے گا جیسے اور نہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کرنا آپ کا فرض ہے. اور آپ اس سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کو, کیونکہ آپ ملک کا جو 3rd پلر ہے, آپ کی بھی یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے آپ نے اوتھ لیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ تمام کو مل کے بیٹھنا چاہیے, تو آپ ٹھیک ہے پولیس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں, ماڈل کورٹس پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن میرے تائیں اس سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ دنیا میں آپ کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, آپ کا صدر اور آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ, آپ کے دوسرے تیسرے ایکس پرائم منسٹر جو ان سے ہیں 2, اس کے علاوہ منسٹرز, تو یہ کام ہے جوڈیشری کا بھی کہ ان کو خود سے اس میں ایکشن لینا چاہیے. چلیں اگر آپ کیسز نہیں کر رہے تو عدالتیں تو آپ کے متحد ہیں. آپ کے سامنے وہ ارشد خان ایک اسٹوپڈ سا جج, وہ پتہ نہیں کیا کر کے چلا گیا, تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ کیا اس کے خلاف ایکشن لیا لاہور ہائی کورٹ نے, کیا ہوا. تو یہ چیزیں ڈٹرمن ہونا ضروری ہے. میں آخری 2 سوال فیصل صاحب سے اور جنرل صاحب سے کر لوں. فیصل عزیز خان صاحب, جدھر ماڈل کورٹس کی طرف اشارہ بھی کیا راجہ عامر عباس صاحب نے, تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کیسز کو, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس ہے, شرجیل میمن کا کیس ہے, آہر چیمہ ہے, فواد حسن فواد ہیں, کئی سالوں سے یہ لوگ کبھی فزیکل ریمانڈ کبھی جوڈیشل ریمانڈ, لیکن کیسز اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے. تو آنریبل چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے بہتر تو کوئی شخصیت نہیں ہے جو یہ سمجھتی ہو کہ نظام انصاف میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہاں پہ لکوناز ہیں جن کو بند کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی ڈسکشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے اہم ترین ڈسکشن ہے, بہترین سوال ہے یہ. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, عدالتوں کے اندر کیسز کو نپٹانے کے لیے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, آنے والے دور کی بات کر رہے ہیں. پاکستان نے دنیا بھر میں ریکارڈ بھی قائم کیا اس حوالے سے, اور چیف صاحب بہت اس میں ایکٹیو ہیں. لیکن امیر عباس, یہ جو آپ نے اس بات کی نا کہ بہت سارے پولیٹیشنز جن کا 6-7 سال سے کیسز چل رہے ہیں اور وہ نبڑ نہیں رہے, یہاں پہ ضرورت ہے ایکسپریس
कोर्ट्स लगाने की और ऐसे एक्सप्रेस कोर्ट्स लगाने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। अभी तो केसेस आए ही नहीं है, ये तो 2, 4, 5% केसेस हैं सामने। यहाँ सिंध का पूरा कबाड़ा हुआ है, पूरा का पूरा पैसा खा लिया गया है। पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी कौम को जो पैसा खाया गया है उसकी जो है, बलूचिस्तान के जो केसेस हैं, ब्यूरोक्रेसी के घर से कितने पैसे ब्यूरोक्रेट्स के घर से निकले। पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसे कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर जस्टिस खोसा साहब इसके ऊपर नोटिस लें और वाकई ऐसे कोर्ट्स बन जाएं जो 1-2 महीने के अंदर तय करें, लोगों का लाइफ स्टाइल देखें, उनके ग्रेड्स देखें, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को देखें, उनके लाइफ स्टाइल को देखें जिन्होंने पाकिस्तानियों का पैसा लूटा है। ये पॉलिटिशियन जिनके पैसे देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हों, हमारे वजीर हों, उन्होंने किस तरह से बिल्कुल आया है, मतलब केसेस चलाना और सजा देना, इसमें कोई लंबी दौर वो नहीं है। जो पहले भी बात होती रही है ना जो आप फरमा रहे हैं, डिले कर करके आजादी हासिल करते रहे। बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं, ये तो ओपन एंड शट केसेस है। नजर आ रहा है कि किसका क्या लाइफस्टाइल है, उसकी इनकम क्या थी, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, लाइफस्टाइल क्या है, है ही नहीं है। मैं जनरल साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। जनरल साहब, आप इस पे क्या फरमाएंगे कि ये कोई हंगामी बुनियादों पे अगर आप कहेंगे तो जिन्होंने एक तो करप्शन की, चोरी की, दूसरा वो इदारों को बुली कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो आवाम को भड़का रहे हैं, वो लोगों को स्टेट के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, वो कश्मीर के मसले को अपनी जात के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आपका जो जस्टिस का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। इसमें 3 पॉइंट हैं मैं कहूं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करें और अपनी तशवीश का इजहार करें कि उनका प्राइम मिनिस्टर का डिटर्मिनेशन करप्शन के अगेंस्ट एक्शन का है, लेकिन अदालतें उनके प्रोसेस को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही। ये सिस्टम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर उनसे मीटिंग करें और उनको बावर कराएं कि ये इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये है कि ये जो केसेस हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जब मसलन इंक्वायरी स्टेज के ऊपर आप देख लीजिए कि नीचे से बाज़ जगहों पे मेरे इल्म में है बाज़ केसेस में कागज़ गायब कर दिए गए हैं। हुकूमत को एक मॉनिटरिंग टीम साथ बनानी चाहिए। शहजाद अकबर के साथ बेशक हो जाए या कुछ, लेकिन वो हर केस को मॉनिटर करें ताकि ये अंदाज़ा हो कि वाकई जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी प्रोसिक्यूशन उसके मुताबिक चल रही है या नहीं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करेंगे और जहां नैब की प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं नज़र आती, जहां डॉक्यूमेंट्स का कुछ फुकदान नज़र आता है, हमारी मॉनिटरिंग टीम को फौरन पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि नैब अपने आप को दुरुस्त कर सके और केस ठीक लड़ा जा सके। और तीसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि ये हुकूमत बिल्कुल डडर होकर बैठी हुई है। जहां जाके सरगोदा में या कहीं जाके मरियम सफदर एक जलसा कर सकती है और झूठ के पलंदे बोल सकती है, वहां ये जाके जलसा करके झूठ का क्यों नहीं उसका क्यों नहीं कर सकते। आपके तीनों पॉइंट्स आ गए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों आपके आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शेख साहब, फैसल अजीज साहब और राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ थे। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। करप्ट और चोरों ने मुल्क को लूटा है, मुल्क इंसाफ का तलबगार है, मुल्क को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती होगी और करप्ट चोर लुटेरे इसी तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तानी इदारों को बुली करते रहेंगे, उन पर बैशिंग करते रहेंगे और रियासत का तमस्खुर इसी तरह से उड़ाया जाता रहेगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहेगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।